खींचेगा अपने तरफ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इसको खींचेगा अपने तरफ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इसको खींचेगा अपने तरफ। बोले कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने लगेगा तो नया प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अराइज करेगा। अट्रैक्शन फोर्स एक तो होगा, ए का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बी का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जो दूसरा अट्रैक्शन फोर्स है, ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा कब? जब दो एटम करीब आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। कुछ रिपल्सन फोर्स भी अराइज करेगा। जो रिपल्सन फोर्स अराइज करेगा, ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस से दूर भागेगा, दूसरा ए का इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये रिपल्सन फोर्स है। लेकिन जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना होता है तो अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है। तब वो दोनों क्लोज आने लगता है, क्लोज आने लगता है। अगर इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, इसका वैल्यू कम रहेगा तो दोनों क्लोज आने लगेगा। जब क्लोज आने लगेगा, बात सुनिएगा, जब क्लोज आने लगेगा तो सबसे पहले एनर्जी डिक्रीज करेगा। सबसे पहले एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्लोज आएगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होगा इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन है, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एक समय होगा क्या कि ये फोर्स एक दूसरे को इस तरीके से स्टेबलाइज कर देगा कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यही देखिए, थ्योरेटिकली बस लिखने के लिए आएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। ये सब रटा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब। और ये कभी एग्जाम में आता भी नहीं है। लेकिन टॉपिक को स्किप नहीं करना है। किसी बी ग्रेड स्कूल में अगर मान लीजिए कि टॉपिक आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखने के लिए, तो उस केस में आपको बता दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एकदम आएगा ही नहीं, कभी आज तक आया ही नहीं है। लेकिन अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी स्कूल में आ गया तो ये लिखना है कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1924 बट वाज इम्प्रूव्ड बाय पॉलिंग एंड अदर्स। उसके बाद ये बात समझाना है कि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आता है फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो न्यू काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स अराइज करता है। अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच में? तो ए के न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में, बी के न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में। और दूसरा ए के न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में, बी के न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में। रिपल्सन फोर्स ए के न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस के बीच और ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच, ये रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिपल्सन फोर्स के मैग्नीट्यूड के, तो ये दोनों क्लोज आता है। क्लोज आने के बाद एनर्जी डिक्रीज करता है, एनर्जी डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और एक स्टेज ऐसा आता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। यही बात आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दो टॉपिक, एक है वैसेपर थ्योरी और एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपको कॉपी पे नोट कर लेना है और इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब एक टॉपिक और बच गया, वो है डाइपोल मोमेंट। पहले आप इतना नोट कर लें, कुछ अगर नोट करना हो तो। अब एक आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, डाइपोल मोमेंट।
ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझना है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, ये आप साथ साथ लिखते चलेंगे, इसका कोई नोट्स नहीं है, ये जैसे बोर्ड पे लिखवाते हैं वैसे ही लिखवा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट के बगल में पहले ये लिख लेंगे म्यू, ये म्यू, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो ये लिखने के बाद साइड में लिखेंगे डाइपोल क्या होता है। तो लिख रहे हैं कि व्हेन चार्जेज आर separated by some distance, when charges are separated by some distance, then the arrangement formed is called dipole। क्या बोले कि अगर चार्ज को कुछ दूरी से सेपरेट कर दे, जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहां बनता है केमिस्ट्री में, HCl है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं कि चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हो गया, तो ये जो अरेंजमेंट बना उसको डाइपोल कहते हैं। सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा, कोई पूछ दे कि डाइपोल क्या है तो बोलना है कि जब कभी भी चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हो जाए तो ये जो अरेंजमेंट बना, इसी अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल आपको दिखता है, ये चार्ज है और कुछ दूरी से सेपरेट हो गया, जो बॉन्ड लेंथ है, चार्ज है कुछ दूरी से सेपरेट हो गया, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको डाइपोल कहेंगे। अब है कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये क्या है, तो प्रोडक्ट है। डाइपोल मोमेंट क्या है, तो प्रोडक्ट है चार्ज का और चार्ज के बीच के दूरी का। ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। इसी को अगर इसका यूनिट अगर देखें तो ये तो होगा कूलम, ये होगा मीटर, इसी को डीबाई कहा जाता है। डीबाई केवल बड़ा वाला डी लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं डीबाई। पूरा डीबाई लिखना है तो छोटा डी से, DEBYE, और ऐसे केवल लिखना है डी तो बड़ा वाला डी। ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। फिर इसी में लिख रहे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो। इसको क्रॉस्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस्ड एरो में जो हेड है वो रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और जो क्रॉस्ड टेल है वो रहता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। यहां थोड़ा जगह कम था, चलिए इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं। क्रॉस्ड एरो से दिखाते हैं, इधर रहेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इधर रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे अगर यहां पर डाइपोल मोमेंट का अगर साइन हमको देना है तो हमको ऐसे बनाना होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इधर हेड, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्रॉस्ड टेल। फिर एक लाइन इसी में लिख रहे हैं कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में पढ़े होंगे स्केलर वेक्टर, तो यही वेक्टर वाला बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये लाइन का बहुत ज्यादा भी हम यूज करेंगे, ये लाइन का बहुत ज्यादा यूज करेंगे और इस लाइन का यूज करेंगे। उसके बाद डाइपोल मोमेंट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम इसको समझाते हैं कैसे। अभी कुछ नहीं किए, सिंपली पहले बताए डाइपोल क्या है।
चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हुआ तो ये अरेंजमेंट डाइपोल हुआ, और चार्ज के बीच के दूरी को अगर गुना कर दिए तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट को ऐसे क्रॉस्ड एरो से दिखाएं, जिसमें ये जो क्रॉस्ड टेल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ये जो हेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और ये कैसा क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आपको इस पर सवाल बताते हैं कि इतना दूर से सवाल कैसे पूछेगा। थ्योरी बस इतना ही है। अब देखिए सवाल किस तरीके से पूछेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन वाई BeH2 molecule has zero dipole moment। BeH2 या BeCl2 इस तरीके से सवाल देगा, ज्यादा BeCl2 ही देता है कि एक्सप्लेन करिए कि क्यों BeCl2 मॉलिक्यूल का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी रहा तो आप क्या करिएगा, पहले तो BeCl2 को आप बना दीजिएगा। BeCl2 बना दिए। अब आप जानते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस वाले पे हल्का प्लस बना देंगे, मोर वाले पे हल्का माइनस बना देंगे। उसके बाद फिर आपको डाइपोल मोमेंट का साइन दिखाना होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्रॉस्ड टेल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हेड और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्रॉस्ड टेल। अब आप खुद सोचिए कि एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर इधर लग रहा है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा जीरो। इसीलिए डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे जरूरी काम है सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाना, दिखाना डाइपोल मोमेंट को, दिखाना डाइपोल मोमेंट को, और उसके बाद डाइपोल मोमेंट जीरो लिखना। अब फिर वर्ड में लिख सकते हैं कि इन BeCl2 two vectors are acting in opposite direction, that's why its dipole moment is zero। ऐसे ही आपको बोल देगा CO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है, तो ऐसे ही आपको CO2 भी बनाना होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्रॉस्ड टेल लेस के तरफ और हेड मोर के तरफ, टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट जीरो। एक बात आपको बता दें, अभी तो स्कूल वगैरह का सिस्टम बंद है, लेकिन अगर स्कूल चालू हो, जब स्कूल में एग्जाम हो तो आप देखेंगे कि जो एग्जाम्पल हम आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं एकदम वही एग्जाम्पल छपा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। BeCl2 का दे, CO2 का दे, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन दोनों में एक ही चीज देखे आप कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। अगला सवाल देखिए, out of NH3 and NF3 which has high dipole moment, NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? सबसे पहले तो NH3 बनाएंगे, ये हुआ NH3 लोन पेयर है,
NF3 बनाएंगे, ये हुआ NF3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू अगर आप भूल गए हो, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाए हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि हाइड्रोजन का होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, कार्बन का होता है 2.5, नाइट्रोजन का होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 3.5, फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन का होता है 3। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई नहीं है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि इसका वैल्यू है 2.1 है, इसका वैल्यू है 3। तो इसमें डाइपोल मोमेंट का साइन ऐसे बनाना है, लेस वाले के तरफ क्रॉस डिटेल, मोर वाले के तरफ हेड। इसमें भी ऐसे बनाना है, इसमें भी ऐसे बनाना है। और ये लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड। तो लोन पेयर के लिए डाइपोल मोमेंट का साइन बनाया जाता है एटम से दूर, एटम से दूर, इस तरीके से। यहां भी ये लोन पेयर है, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट बनाएंगे एटम से दूर। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां ऐसे बनेगा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां ऐसे बनेगा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां ऐसे बनेगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि चारों वेक्टर ऊपर ही लग रहा है। इसमें देख रहे हैं कि 3 वेक्टर नीचे तो 1 वेक्टर ऊपर। अब खुद सोचिए कि रिजल्टेंट किस में ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा होगा। वेक्टर में पढ़े हैं आप, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर इसका डाइपोल मोमेंट कुछ है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ है, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। रीजन क्या लिखेंगे कि इन NH3 all vectors are acting in same direction, that's why its resultant vector is high and has highest dipole moment। लैंग्वेज को आप दोबारा वीडियो रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। क्या बोले कि इन NH3 all vectors are acting in same direction, that's why its resultant value is high and NH3 has highest dipole moment। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वाई BF3 हैज 0 डाइपोल मोमेंट। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 है, इसको एक्सप्लेन करना है। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ये 3 बॉन्ड बनाया, ट्राइगोनल प्लेनर बना देंगे। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का साइन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डाइपोल मोमेंट का साइन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का साइन। ये पहले बना देना होगा, एग्जाम में अगर आया तो ऐसे पहले बनाना होगा। फिर क्या करना होगा, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट लगेगा इधर। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट लगेगा इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट लगेगा इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ एक दूसरे के रिजल्टेंट से पूरा चीज कैंसिल होते चला जा रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 है। तो इसमें जब भी लैंग्वेज लिखना होगा तो ये लिखा जाता है कि ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। वर्ड याद रखिएगा BF3 के लिए, जिसमें एक से ज्यादा रिजल्टेंट हो, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो। इसमें अगर आंसर लिखना होता है लैंग्वेज, तो ये लिखा जाता है ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट हैज 0 डाइपोल मोमेंट। तो ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगले क्लास से हम लोग का नया चैप्टर चालू होगा और वो होएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये केमिकल बॉन्डिंग हम लोग का खत्म। अब ये पूरा अपना चैप्टर का नोट्स बढ़िया से आप रिवाइज करिएगा और केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये 3 चैप्टर हम लोग बड़ा किए। अब उतना बड़ा चैप्टर नहीं है।
अब स्टेट्स ऑफ मैटर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, उस चैप्टर से आपको असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टडी मटेरियल में रेगुलर असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको उसको बनाना होगा, फिर व्हाट्सएप पे सबमिट करना होगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।